नमस्ते प्रिय छात्रों। पिछले क्लास में हम लोगों ने संधि के नियमों के अंतर्गत संधि से संबंधित जितने भी विषय थे उनकी चर्चा की थी, उनको समझा था। उसमें संधि, संधि और समास में अंतर आदि चीजों को हमने समझा था। संधि में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये सारे शब्द चीजों को हमने पिछले क्लास में समझा था। आज हम लोग स्वर संधि के 5 भेदों में से स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि, इसको हम लोग आज देखते हैं। दीर्घ संधि क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ संधि अर्थात जब संधि करने के समय दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह विकार यदि दीर्घ होता है तो वह दीर्घ संधि कहलाता है। तो दीर्घ संधि का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। दीर्घ के अर्थ को समझने के पहले हम लोगों को स्वर वर्ण समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह स्वर वर्ण का पहला भेद है, इसलिए पहले स्वर वर्ण को जानना आवश्यक है। तो जब हम लोग वर्ण पढ़ रहे थे, उस वर्ण परिचय के क्रम में हमने देखा था कि अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वऊ, दीर्घऊ, री, दीर्घिरी, इसी तरह से ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे स्वर हैं। इसमें एक ली भी आता है, तो इसका संधि में कोई उपयोगिता नहीं होती है, संधि यहां नहीं होता है उसका, इसलिए उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। तो संधि स्वर वर्ण में ये वर्ण है। अब इसमें दीर्घ वर्ण कौन सा है? क्योंकि ये दीर्घ संधि है तो ये दीर्घ वर्ण, तो ये दीर्घ वर्ण है आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री। ये 4 वर्ण दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके साथ ही ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 वर्ण भी दीर्घ स्वर है, लेकिन यहां पर दीर्घ संधि में ए, ऐ, ओ, औ नहीं होगा। इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि ए, ऐ, ओ, औ क्यों नहीं होता है। तो ये 4 वर्ण आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, ये जब विकार के रूप में हमारे सामने में आएंगे तो वे संधि दीर्घ संधि कहलाते हैं। अब इसमें ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ संधि में होता है या नहीं होता है, इसको समझने के लिए हमको पाणिनि के सूत्र पर ध्यान देना होगा। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण में सूत्रों की रचना की, जिसके आधार पर संधि का निर्माण हुआ है। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अक एक प्रत्याहार है, वर्णों के समूह हैं, तो कहते हैं कि अक यदि सवर्ण हो, सवर्ण अक यदि आगे पीछे हो तो दीर्घ होता है। अब ये अक क्या है, इसको समझने के लिए हमको पाणिनि के प्रत्याहार को समझना पड़ेगा। पाणिनि ने 14 प्रत्याहार की रचना की, जिसमें पहला है ऐ उण, यहां पर लिखा है मैंने पहला प्रत्याहार अ, ई, उ, ण, ऐ उण, ये पहला प्रत्याहार है। दूसरा है री, ऋक, ये 2 प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार की रचना पाणिनि ने वर्णों को समझाने के लिए किया था। तो अक कहने से अ, ई, उ, री, ली इतने वर्णों का बोध होता है। इसमें ए, ऐ, ओ, औ नहीं आता है, इसलिए यहां पर दीर्घ संधि में ए, ऐ, ओ, औ विकार के रूप में हमारे सामने में नहीं आते हैं। विकार के रूप में ए, ऐ, ओ, औ जब सामने आएगा तो उस संधि को हम लोग अलग से देखेंगे। तो अभी हम लोग दीर्घ वर्ण में समझ गए कि क्या क्या वर्ण होता है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री।
ए आई ओ ओ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाणिनि के सूत्र में अक प्रत्याहार में ए आई ओ ओ की चर्चा नहीं है, इसलिए दीर्घ संधि में ए आई ओ ओ नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि ओ आ, ई ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री और दीर्घ री, ये 4 ग्रुप होते हैं स्वर वर्ण में। ओ आ, इसको समान स्वर माना गया है। समान स्वर क्यों माना गया है? इसको हम समान स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक है, दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से हुआ है, दोनों का उच्चारण स्थान एक है, इसलिए ओ आ ये दोनों वर्ण समान वर्ण कहलाते हैं। इसको हम एक समूह का भी कह सकते हैं, या एक परिवार का भी कह सकते हैं, या एक ग्रुप का भी कह सकते हैं। एक ग्रुप का ये है, तो ओ और आ ये एक ग्रुप हुआ, यहां पर मैंने लिखा है 1। दूसरा ग्रुप हुआ ह्रस्व ई दीर्घ ई, तीसरा ग्रुप हुआ ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, और चौथा ग्रुप है री और दीर्घ री। ये 4 ग्रुप हुआ, 4 समूह हुआ। हम कह सकते हैं कि ये 4 परिवार के हैं, अलग अलग परिवार के। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति अलग अलग है, इसलिए एक जगह से जो उत्पत्ति हुई वो एक प्रकार का हुआ, दूसरे उत्पत्ति हुई दूसरे जगह से वो दूसरे प्रकार का हुआ। तो ये 4 प्रकार के वर्ण हमारे सामने में है। ओ आ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, री और दीर्घ री। तो हम ये समझ गए कि अक कौन सा वर्ण है? ओ आ, ई उ ऊ, री और दीर्घ री, इतने वर्ण अक प्रत्याहार में है। इनमें यदि कोई भी आगे पीछे रहता है तो मिलकर के दीर्घ हो जाता है। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। स्वर दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? तो 2 समान स्वर, समान स्वर अभी मैंने बताया। समान स्वर क्या हुआ? एक परिवार का, एक ग्रुप का स्वर यदि है, ये दोनों एक ग्रुप हुआ, ये एक ग्रुप हुआ, ये एक ग्रुप हुआ, ये एक ग्रुप हुआ, तो समान स्वर अक वर्ण, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है अक वर्ण मींस इसमें ए आई ओ ओ नहीं आता है। तो समान स्वर अक वर्ण यदि आगे पीछे हो तो दोनों मिल करके दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाता है मींस ओ और आ में से कोई भी यदि आगे पीछे रहेगा तो आ दीर्घ होगा, क्योंकि ये आ दीर्घ है। इसी तरह से ह्रस्व ई दीर्घ ई में कोई भी आगे पीछे रहेगा दीर्घ ई होगा, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ में से कोई भी रहेगा दीर्घ ऊ होगा, और ह्रस्व री दीर्घ री में से कोई भी रहेगा तो दीर्घ री होगा। अब इसके नियम को हम देखते हैं। अभी मैंने कहा था कि ओ और आ दोनों एक परिवार का है, इनमें से कोई भी वर्ण आगे पीछे रहेगा तो आ होगा। अब इसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में ओ पहले वर्ण के अंत में भी, पहले खंड के अंत में भी, यहां पर लिखा मैंने प्रथम खंड का अंतिम वर्ण और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण, इन दोनों की संधि होती है। प्रथम वर्ण, अंतिम वर्ण प्रथम खंड का और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होता है तो संधि होती है। और संधि के क्रम में यदि दीर्घ वर्ण होता है तो उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो ओ और ओ ये दोनों एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे इसका उदाहरण है धन प्लस अर्थी। यहां पर धन में 9 का अगर हम वर्ण विन्यास करें धन का, तो 9 के अंत में ओ हमको नजर आएगा, ये ओ, और अर्थी का ओ, ये ओ और ये ओ, अर्थी का ओ और धन का ये ओ, ये ओ और ये ओ दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? आ हो जाता है। यहां पर आ होगा विकार के रूप में, दीर्घ वर्ण होगा, इसलिए धन प्लस अर्थी, धनार्थी, 9 वाला ओ, यहां जो ओ है और ये ओ, दोनों ओ मिल करके आ हो गया है, इसलिए धनार्थी हुआ। ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ।
दूसरा कॉम्बिनेशन में दोनों में आ हो सकता है, इधर भी आ हो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण भी आ हो, तब भी दोनों वर्ण मिलकर के आ होगा। जैसे वार्ता प्लस आलापा, यहां भी आ है, यहां भी आ है, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण आ है, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण आ है, तो आ और आ मिलकर के भी आ दीर्घ होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा वार्तालापः। तो हम क्या देख रहे हैं कि अ और आ में से कोई भी आगे पीछे है तो आ हो जाता है। फिर है परम प्लस आनंदः, प्रथम खंड के अंत में अ है और द्वितीय खंड के आरंभ में आ है, तो अ और आ, यहां पर अ है और ये आ है, तो अ और आ मिलकर के भी दीर्घ आ हो जाता है। इसलिए परम प्लस आनंदः परमानंदः, अ और आ मिलकर के आ हो गया। अगला उदाहरण है शिक्षा प्लस अर्थी। शिक्षा में अंत में आ है और अर्थी में अ है, तो आ यहां पर प्रथम वर्ण आ है और इधर अ है, तो ये दोनों मिलकर के भी आ हो जाएगा, तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, तो शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी। इस तरह से हमने क्या देखा कि अ और आ में से कोई भी यदि आगे पीछे है तो आ हो जाता है। आगे पीछे का मतलब क्या हुआ, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण या द्वितीय खंड का पहला वर्ण में से कहीं भी रहेगा तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, तो अ आ का दीर्घ आ होता है। ये पहले प्रकार का। दूसरा कॉम्बिनेशन है ह्रस्व-ई और दीर्घ-ई। यदि ह्रस्व-ई या दीर्घ-ई में से कोई भी आगे पीछे रहेगा दीर्घ-ई हो जाएगा। जैसे हरि प्लस इच्छा, यहां पर हरि में ह्रस्व-ई है और इच्छा में ई ह्रस्व-ई है, तो दोनों ह्रस्व-ई मिलकर के दीर्घ-ई में परिवर्तन हो गया, इसलिए हरि इच्छा हुआ। हरि में अंतिम वर्ण में ई ह्रस्व-ई है, इधर का प्रथम वर्ण इच्छा वाला ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो गया हरि इच्छा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि दोनों तरफ ई है तो हम दीर्घ ई में बदल दिए, हरि इच्छा हुआ। अगला उदाहरण है कपि प्लस ईशा। कपि में ह्रस्व-ई है, अंतिम वर्ण, ईशा का प्रथम वर्ण दीर्घ-ई है, तो ह्रस्व-ई दीर्घ-ई मिलकर के दीर्घ-ई हो गया। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ह्रस्व-ई और दीर्घ-ई मिलकर के दीर्घ-ई हो जाता है, तो ह्रस्व-ई दीर्घ-ई में से कोई भी आगे पीछे रहेगा तो दीर्घ-ई में बदल देंगे इसको हम। जैसे फिर अगला उदाहरण है नदी। नदी में दीर्घ-ई है, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण, इब में द्वितीय खंड का पहला वर्ण भी ह्रस्व-ई है, तो दीर्घ-ई और ह्रस्व-ई मिलकर के दीर्घ-ई होता है, क्योंकि ये दोनों समान वर्ण है। ह्रस्व-ई दीर्घ-ई एक ग्रुप का है, इसलिए इसमें ई दीर्घ-ई इसी ग्रुप का दीर्घ वर्ण होगा। इस ग्रुप में दीर्घ वर्ण है दीर्घ-ई, तो दीर्घ-ई हो जाता है, तो नदीप होता है। इसी प्रकार रजनी प्लस ईशा। दीर्घ-ई है रजनी में और ईशा में दीर्घ-ई है, तो दीर्घ-ई दीर्घ-ई मिलकर के भी दीर्घ-ई ही होगा, इसलिए रजनीशा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दीर्घ-ई और दीर्घ-ई मिलकर के दीर्घ-ई होता है। इस प्रकार से हमने देखा दूसरे ग्रुप में कि ह्रस्व-ई या दीर्घ-ई में से कोई भी आगे पीछे रहता है, अर्थात ह्रस्व-ई दीर्घ-ई में से प्रथम खंड का अंतिम वर्ण हो, फिर ह्रस्व-ई दीर्घ-ई में से द्वितीय खंड का पहला वर्ण होगा, तो दीर्घ-ई आदेश हो जाता है। इस प्रकार हमने ह्रस्व-ई और दीर्घ-ई के उदाहरण में अभी हमने 4 उदाहरण देखे। अब ह्रस्व-उ में भी देखते हैं, ह्रस्व-उ और दीर्घ-उ में से भी कोई भी वर्ण आगे पीछे रहेगा तो हम दीर्घ-उ कर देते हैं। दीर्घ-उ, जैसे ह्रस्व-उ दीर्घ-उ, दीर्घ-उ, यहां पर भी 4 कॉम्बिनेशन होगा। ह्रस्व-उ ह्रस्व-उ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ह्रस्व-उ दीर्घ-उ का हो सकता है, दीर्घ-उ ह्रस्व-उ का हो सकता है और दीर्घ-उ दीर्घ-उ का हो सकता है। तो कोई भी वर्ण आगे पीछे रहने से दीर्घ-उ होगा, क्योंकि इस ग्रुप में, इस समूह में, इस परिवार में
दीर्घ वर्ण ऊ है, इसलिए इन दोनों के मिलने से दीर्घ ऊ ही होगा। जैसे उदाहरण है सु प्लस उक्ति, सु में ह्रस्व ऊ है और उक्ति में ऊ ह्रस्व ऊ है, तो ह्रस्व ऊ दोनों ह्रस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो गया यहाँ पर, तो सूक्ति अर्थ बन शब्द बना। इसी तरह से लघु प्लस ऊर्मी, लघु में ह्रस्व ऊ है अंतिम वर्ण, ऊर्मी में दीर्घ ऊ अंतिम वर्ण है, तो ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो गया, इसलिए इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ पर वधूत्सव में वधु में दीर्घ ऊ है और उत्सव में ह्रस्व ऊ है, तो दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो गया। ये दीर्घ ऊ दीर्घ वर्ण है, इसलिए ये दीर्घ संधि हुई। इसी तरह भू प्लस ऊर्ध्वम, भू में भी दीर्घ ऊ है, ऊर्ध्वम में दीर्घ ऊ है, तो दीर्घ ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हुआ। यहाँ पर क्या देखते हैं कि ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ में से कोई भी आगे पीछे रहता है तो दीर्घ वर्ण होता है दीर्घ ऊ। इसी तरह से ह्रस्वरी या दीर्घरी में से कोई भी आगे पीछे रहेगा दीर्घरी होगा। री को लिखने में थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे यदि हम ऐसे सिंगल डालते हैं तो ये ह्रस्वरी कहलाता है। अब इसमें एक बार और यदि हम नीचे डाल देते हैं, दो बार यदि रहता है तो ये दीर्घरी कहलाता है। किसी स्वर में भी ये दीर्घ दो बार होता है, जैसे त्रि लिखना है तो दो बार लिख करके हम करेंगे। इसी तरह से मातृ प्लस ऋणम में प्रथम खंड का अंतिम वर्ण री है और ऋणम का प्रथम वर्ण भी री है, दोनों री मिलकर के दीर्घ री हो गया। यहाँ पर डबल दिया हुआ है तो ये दीर्घ री हो गया मातृणम। पितृ प्लस रिद्धि, पितृ में री है, रिद्धि में री है, दोनों री मिलकर के दीर्घ री हो गया, इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा कि ये चार संधि में दीर्घ वर्ण होते हैं। दीर्घ वर्ण में ओ आ में आ, दीर्घ ही, दीर्घ ऊ और दीर्घ री होता है। अगला बिंदु है हमारा संधि करना। जब दो अलग अलग खंड दिए हुए रहते हैं तो दो अलग अलग खंडों को संधि करके एक साथ लिख देना ही संधि करना कहलाता है। जैसे महा प्लस आशय, यहाँ पर महा में आ है और आशय में आ है, तो ये आ और ये आ और आ मिल करके क्या हो जाएगा, एक आ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा महाशय। तो इसको एक करना ही संधि करना कहलाता है। परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि संधि करें। दूसरा उदाहरण है जैसे भानु प्लस उदय। अब भानु में अंतिम वर्ण, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ऊ है, ह्रस्व ऊ, और उदय का पहला वर्ण प्रथम वर्ण है ह्रस्व ऊ। ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो जाता है, ये संधि करना कहलाता है। अब संधि युक्त पद यदि हमारे सामने में रहेगा, सूर्यास्तः, तो इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? तो संधि विच्छेद करते समय में ये बिल्कुल ध्यान देना है कि इसके जो खंड होते हैं वे खंड सही अर्थ वाले हों, उसका अर्थ निकलता हो। बिना अर्थ का जो शब्द है अगर हम उसको लिखेंगे तो संधि विच्छेद हमारा गलत हो जाएगा। तो संधि विच्छेद करते समय में बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे अब सूर्य प्लस अस्त है, तब इसमें ओ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, क्योंकि ओ आ मिलकर के दोनों मिलकर के आ होता है। यहाँ पर अब सूर्य लिखेंगे या सूर्या लिखेंगे, अब हम चूज करेंगे, देखेंगे कि क्या शब्द प्रयुक्त होता है, सूर्य प्रयुक्त होता है या सूर्या प्रयुक्त होता है। तो सूर्य प्रयुक्त होता है, सूर्या गलत है, इसलिए संधि विच्छेद करते समय में सूर्या नहीं लिख करके हम सूर्य लिखेंगे। तो इसलिए पहला खंड हो जाएगा सूर्य, और इधर आस्त नहीं होगा, आस्त नहीं होता है, आस्त का प्रयोग नहीं होता है, आस्त गलत है, इसलिए अस्त होता है। तो अस्त का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अस्त। तो सूर्य
प्लस अस्त सूर्यास्त, ओ मिलकर के आ हो गया। इसी तरह से दूसरा संधि विच्छेद मुनि प्लस मुनीन्द्र है, संधि विच्छेद करेंगे तो अब मुनि में देखेंगे कि क्या होता है, ह्रस्व ही होता है, दीर्घ ही होता है। तो लिखने में हम क्या लिखते हैं कि मुनि में ह्रस्व ही लिखते हैं, मुनि में ह्रस्व का प्रयोग होता है, दीर्घ ही नहीं होता। अगर संधि विच्छेद में हम दीर्घ ही लिख देंगे तो हमारा संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। इसलिए संधि विच्छेद करते समय बिल्कुल ध्यान देना है कि हमारा सही शब्द क्या है, लिखने में हम क्या प्रयोग करते हैं। तो मुनि में ह्रस्व का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ह्रस्व लिखेंगे। अगर दीर्घ ही लिख दिए गलत हो जाएगा। इसलिए मुनि नौ में ह्रस्व और इंद्र में भी इंद्र में ह्रस्व ही होता है। इसलिए संधि विच्छेद करते समय में बिल्कुल हमें ध्यान देना है कि कौन सा शब्द सही होता है, कौन सा शब्द गलत है। गलत शब्द का यदि हम प्रयोग करेंगे तो संधि विच्छेद गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान देना है। संधि विच्छेद करते समय में, संधि करते समय में और रहेगा तो आ हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन बताया है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि दीर्घ संधि में, जैसा इसका नाम है, विकार के रूप में दीर्घ वर्ण होते हैं और दीर्घ वर्ण में चार दीर्घ वर्ण हैं, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। ये चार वर्ण यदि विकार के रूप में हमारे सामने में आते हैं तो वे दीर्घ संधि कहलाते हैं।